आगे, माला में आगे। अच्छा भैया, गलती भैया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार के माननीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी, पूर्व विधायकगण, पूर्व विधान पार्षद, एनडीए के तीनों घटक दलों के यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार मित्रों और इस चुनावी जनसभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में कितने दूर तक लोग हैं, कितनी दूर तक लोग हैं और कितनी संख्या में लोग हैं, ये तो यहां पर से देखने लायक दृश्य है और आश्चर्यचकित करने वाला, यह सुखद आश्चर्य का विषय है। इतनी बड़ी संख्या में और धूप को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पधारे हुए हैं। हम सब उनकी बात सुनेंगे और जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की जो सेवा की है, इससे अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज देश की जो ऊंचाई बढ़ी है और दुनिया में भारत का महत्व बढ़ा है और इन्होंने काम करके पूरे देश को विकास के रास्ते पर लाया है। और इसके बाद जो कुछ भी देश पर संकट हो, जो आतंकवाद का संकट, उसका जिस शक्ति के साथ उसका उत्तर देने की इन्होंने कोशिश की है, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। और आज देश के हर नागरिक के मन में इस बात को लेकर एक उत्साह का भाव पैदा हुआ है पूरे देश में। हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए जो काम किया है, गरीब परिवार के लिए जो काम किया है, गरीब परिवार की महिलाओं को जो धुआं झेलना पड़ता था खाना बनाने में, गोईठा और लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता था चूल्हे में, वैसे गरीब परिवारों को रसोई गैस का सिंडिकेट, जो सिलेंडर उपलब्ध कराना और उसका कनेक्शन देना, आज गरीब परिवार की महिलाओं को इससे बहुत बड़ी राहत मिली। और दूसरी तरफ गरीब परिवार के लोगों को जिस तरह से इलाज के लिए एक साल में 5 लाख रुपए तक की सहायता देने की योजना आपने चालू कर दी, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और अब देश के किसानों को, सब किसानों को 6,000 रुपए की सहायता देने का जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत आपने की है, बधाई के पात्र हैं। जो हमारे एनडीए के विरोधी लोग हैं, दूसरे दल के लोग हैं, उनको कृषि के बारे में कोई ज्यादा समझ नहीं है। वो कहते हैं कर्ज माफ कर देंगे, कर दीजिए, लेकिन ये बताइए कि क्या इस देश के सारे किसान कर्ज लेते हैं? कुछ ही किसान कर्ज लेते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो योजना चलाई है, किसान सम्मान निधि योजना, ये देश के तमाम किसानों को उसका लाभ प्रति वर्ष मिलेगा और 3 किस्त में भुगतान करेंगे। और किसान क्या करता है? किसान खेती करता है तो अपने घर से पैसा लगाता है, उसकी लागत लगती है। और सबसे बड़ी सहायता किसानों को है कि उसको खेती करने में जो पैसा खर्च होता है, हम उसमें अगर सहायता कर देंगे तो उसके खर्चे में कमी आएगी और उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। इससे बड़ा किसानों के सम्मान के लिए और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कोई और क्या योजना हो सकती है? तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोगों के बिहार के लिए कितनी बातों की मैं चर्चा करूं, उनको बोलना है और इसके बाद भी उनको कई और उत्तर प्रदेश की सभाओं के लिए निकलना है। मैं तो यही कहूंगा, सिर्फ एक क्षेत्र में हम लोग जो अपनी तरफ से भी
हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, हर टोले को सड़क से जोड़ रहे हैं। ये सारा काम कर रहे हैं और हम लोगों का लक्ष्य है कि बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से भी चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे। ये काम हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो मदद मिली है, हमारे कई सड़कों को इन्होंने नेशनल हाईवे के रूप में स्वीकार कर लिया और नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, जो पहले के पुल हैं और सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, उसके समानांतर पुलों का निर्माण, और सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए की योजना बिहार के लिए स्वीकृत की गई है और उस पर काम प्रारंभ हो गया। तो हम लोग तो सब लोग काम चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं समाज में टकराव पैदा करना। दूसरों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तर्क नहीं है, वो समाज में टकराव पैदा करना चाहते हैं। तो हम लोग तो आपसे अपील करेंगे कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। और आप लोगों ने जो हम लोगों को 13 साल से काम करने का मौका दिया है, और आप जान लीजिए हम लोग 13 साल से काम कर रहे हैं और यहां पर एक परिवार को 15 साल का मौका मिला है, पति पत्नी राज का 15 साल। और 15 साल में बिहार का 1 साल का बजट क्या होता था? 24,000 करोड़ रुपए से भी कम। और आपने हम लोगों को जिम्मेवारी सौंपी और अब बिहार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। और पहले बिहार की क्या हालत थी? आज बिहार का विकास दर 11.3% हो गया है, इस देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा विकास का दर। और हम लोगों ने एक एक क्षेत्र में काम किया है। और जो हम लोग अब हर घर नल का जल पहुंचा देंगे, आप पूरे जितने गांव हैं सब में पक्की गली और नाली का निर्माण। और जान लीजिए देश की योजना है हर घर शौचालय। बिहार में शौचालय निर्माण का कार्य इस बार के बापू जयंती के अवसर तक 2 अक्टूबर तक इस साल हम लोग पूरा कर देंगे। और हम लोगों ने क्या कहा था? बिजली की क्या स्थिति थी पहले बिहार में? लोग अंधेरे में रहते थे, लालटेन और ढिबरी का सहारा लेते थे। और हम लोगों ने कहा हर गांव, हर टोले में बिजली पहुंचाएंगे, हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे। और इस बार हर घर बिजली का कनेक्शन हम लोगों ने लक्ष्य रखा था 31 दिसंबर 2018। हमारे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू बैठे हुए हैं, उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। 2 महीना पहले इस काम को पूरा कर दिया। अब हर घर बिजली का कनेक्शन मिल गया। बिजली की खपत अब 5200 मेगावाट की है। पति पत्नी राज में 700 मेगावाट बिजली नहीं थी, बिजली की उपलब्धता कम थी, लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता था। और हर घर बिजली का कनेक्शन हम लोगों ने पहुंचा दिया। और इस साल के अंत तक कृषि के लिए जो भी किसान बिजली का कनेक्शन चाहेंगे, हम एग्रीकल्चर फीडर का निर्माण करवा रहे हैं। इस साल के अंत तक हर इच्छुक किसान को कृषि के लिए बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। और पुराने जर्जर तारों को भी इस साल के अंत तक बदल देंगे। तो अब तो हम लोगों ने घर घर बिजली पहुंचा दिया। अब बल्ब की रोशनी मिल रही है। अब पहले जो लालटेन और ढिबरी का सहारा लेते थे, अब घर घर बिजली पहुंच गई। लालटेन की जरूरत बिहार में खत्म हो गई। ऐसा बिहार हम लोगों ने बना दिया है। और आगे लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि केंद्र में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो हम आप सब लोगों से अपील करेंगे। और मैं क्या अपील करूं? आपका मूड देखकर, आपका मिजाज देखकर तो यही लग रहा है कि आप हर हालत में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाइएगा। तो ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, देश के लिए प्रसन्नता की बात है, जन जन के लिए प्रसन्नता की बात है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं। बिहार के लोगों का मूड समझ लीजिए,
लोगों की मानसिकता को जान लीजिए। आप सब एकजुट होकर फिर से आपको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब हम समों के अभिभावक, भारत की धर्म ध्वजा को लेकर दुनिया में फहराने वाले, भारत माता की जयकारों से पूरे दुनिया को गुंजायमान करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है, सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मिथिलावासी आहा सबके गौर लागे छे। बाबा मदनेश्वर और काली मां की कृपा हम सभी पर बनी रहे और आप सभी का आशीर्वाद हम सब पर, सब चौकीदार पर बना रहे। इसी कामना के साथ मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला। मैं भाग्यशाली हूं। अभी मैं बंगाल में एक कार्यक्रम करके आ रहा हूं और ऐसा जन सैलाब बंगाल में देख करके आया और यहां ये दूसरा ऐसा जन सैलाब। इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में लोग और ज्यादातर लोग धूप में खड़े हैं, इतनी भयंकर धूप में तप रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारी सारी व्यवस्थाएं कम पड़ गई, आपको धूप में तपना पड़ रहा है, आपको जो परेशानी हो रही है इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप इस ताप में जो तप रहे हैं, ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैं प्रधानमंत्री के रूप में, सेवक के रूप में लगातार 5 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं। लेकिन आप सब जानते हैं, मैं आता हूं द्वारिकानाथ की धरती से। और गोपालक का और द्वारिकानाथ का सीधा नाता है। और ऐसे समय जो भी भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, वो सभी जहां जहां मैं जाता हूं आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में सुपौल, मधेपुरा, जंजारपुर से, सीमांचल के अनेक हिस्सों से आप यहां आए हैं। आप सभी का यही प्यार, यही विश्वास, यही मेरा खजाना है, यही मेरी कमाई है, जो बीते 5 वर्षों में मेरे खाते में जमा हुई है। भाइयों बहनों, ये धरती
महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की जन्मस्थली भी है। अभी उनके सुपुत्र जी के द्वारा मुझे मशहूर उपन्यास मैला आंचल मुझे भेंट किया गया। उस मैला आंचल में लिखा है और बहुत ही सटीक तरीके से फणीश्वरनाथ जी ने लिखा है, मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा ग्राम वासिनी भारत मां के मैले आंचल तले। मैं साधना करूंगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। आप सोच रहे होंगे कि इस चुनाव सभा में भी मैं फणीश्वरनाथ जी की, उनके साहित्य की चर्चा क्यों कर रहा हूं, लेकिन इस वाक्य के पीछे जो भाव है, जो शब्द है, वो हम सबकी प्रेरणा है, महत्वपूर्ण है। भारत माता ग्रामवासिनी मैला अंचल और साधना। भाइयों और बहनों, आज ये पंक्तियां इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ लोगों को आजकल भारत माता की जयकारा पर भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं, उनको दर्द होने लगता है। जिन्हें भारत माता से दिक्कत होगी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वो भारत के विकास के लिए साधना भी कैसे कर पाएंगे, खुद को मां भारती के लिए खपा भी कैसे पाएंगे। मैं जरा ऐसे लोगों को आज एक करारा जवाब देना चाहता हूं। आप मेरा साथ देंगे? आपकी आवाज उनके कानों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बोलने वालों के सीने पर आपका एक शब्द, एक एक शब्द पहुंचना चाहिए, उनके कान फट जाने चाहिए। भारत के प्रति उनका जो भाव है, उसको गहरी चोट लगनी चाहिए। आप बोलेंगे? बोलेंगे? जोर से बोलेंगे? हाथ ऊपर करके दोनों मुट्ठी बंद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, किसी भी जाति से पहले, किसी भी पंथ से पहले हम भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीय है। मां भारती की सेवा, उसकी साधना की इस भावना के साथ ही बीते 5 वर्षों में पूरी ईमानदारी से मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। इसी सेवा भाव से देश का विकास होता है। वहीं जब सत्ता भोग और परिवार का विकास ही लक्ष्य हो जाता है, तब हर जगह कलह और बंटवारा ही दिखाई देता है। और बिहार में तो साफ नजर आ रहा है। साथियों, आज देश के एक तरफ वोट भक्ति की राजनीति है, तो दूसरी तरफ
देशभक्ति की। आप याद कीजिए 26/11 को मुंबई में जब आतंकियों ने हमला किया था तो कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार ने क्या किया था? तब देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सेना को कुछ भी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे वोट भक्ति की राजनीति करनी थी। साथियों, सबको पता था कि आतंकी पाकिस्तानी थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथियों ने पाकिस्तान को सजा देने के बजाय हिंदुओं के साथ आतंकी शब्द चिपकाने के लिए साजिशों पर ध्यान लगाया। योजना बनाकर जांच की पूरी दिशा ही भटका दी गई। ये भी इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों को वोट भक्ति की राजनीति करनी थी। भाइयों और बहनों, देशभक्ति की राजनीति क्या होती है, ये आपने पहले उरी के हमले के बाद देखा और बाद में पुलवामा हमले के बाद भी देखा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई और फिर एयर स्ट्राइक हुई। परिणाम यह है कि जो पाकिस्तान पहले चोरी और सीनाजोरी दोनों करता था, अब दुनिया भर में जाके गुहार लगा रहा है। भारत ने आतंकियों को घुसकर मारा भी और पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग भी कर दिया। भाइयों बहनों, ये घुस करके मारना ठीक ठाक नहीं था। एक घुस करके मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? आप खुश हैं? आप खुश हैं? ये आपका चौकीदार सही कर रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों से आप संतुष्ट हैं? भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा चुनाव शुरू होने से पहले जो लोग उछल उछल करके बोल रहे थे, सबूत मांग रहे थे, मोदी का जवाब मांग रहे थे, 2 चरण के मतदान के बाद उनका चेहरा ऐसा ढीला पड़ गया, ऐसा ढीला पड़ गया। और भांति भांति के सवाल खड़े करने वाले लोग, सबूत मांगने वाले सबूत नहीं मांग रहे, एयर स्ट्राइक का जवाब मांगने वाले वो भी चुप हो गए, बम गिरा था कि नहीं गिरा ये भी पूछना बंद कर दिया, बम ने आतंकवादियों को मारा कि नहीं मारा ये भी पूछना बंद कर दिया, कितने आतंकवादी मरे थे, इतने मरे कि उतने मरे ये भी पूछना बंद कर दिया। ये उनकी बोलती बंद किसने की? ये चिल्ला चिल्ला करके महीने से चीख रहे थे, इनकी बोली भी किसने बंद कर दी? ये हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बंद कर दी। पहले और दूसरे चरण के मतदाताओं ने उनके मुंह पे ताला लगा दिया है। 2 चरणों का जो रुझान आया है, उसके बाद आप भारत के वीर जवानों से सबूत मांगना क्यों भूल गए हो? उनको लगता था ऐसी
हो हल्ला करके वोट बैंक को जमा कर लेंगे, लेकिन सच को कभी कोई आंच नहीं आती है भाइयों। और इसलिए देश की जनता हमारे साथ खड़ी हो गई और 2 चरणों में उनकी जमीन खिसक चुकी है भाइयों। अब तो उनको चिंता है, पहले जितने पार्लियामेंट में थे वो भी पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसकी फिराक में है। वरना यही लोग थे जो पहले इतना रो रहे थे, हमारे वीर जवानों के पराक्रम पर इतने सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान ने इन्हें अपना हीरो बना लिया था। साथियों, मैं इन लोगों को आज भी चुनौती देता हूं, हिम्मत है, ये चुनाव में जनता के बीच जाओ और पुलवामा के शहीदों का हमने जो बदला लिया है उसकी जरा चर्चा करके देखो, सेना के पराक्रम पर सवाल पूछ के देखो। मैं चुनौती देता हूं, नहीं बोल पाएंगे। साथियों, इसी तरह की वोट भक्ति की राजनीति की गई थी जब दिल्ली के बाटला हाउस में हमारे वीरों ने आतंक के एक मॉड्यूल को खत्म किया था। लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई से खुश होने के बजाय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की आंख में आंसू आ गए थे। क्या ये उस शहीद का अपमान नहीं था जिसने बाटला हाउस में आतंकियों को घर में घुस करके मारा था? भाई और बहनों, देशभक्ति जब प्रेरणा देती है तब सबका साथ सबका विकास सरकार का मंत्र बन जाता है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान प्रतिज्ञा बन जाती है। गांव गांव तक अच्छी सड़कें, हर घर हर गरीब को पर्याप्त बिजली कैसे मिले, लोगों की पानी की समस्या कैसे दूर हो, इस पर सोचा जाता है। और आपने देखा होगा बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील जी के नेतृत्व में, रामविलास जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहां के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने में सफल हो रही है। 2022 तक मेरा सपना है दोस्तों, 70 साल में इनमें सपने देखने की भी ताकत नहीं थी, जमीन पे उतारने की तो बात छोड़ो। मेरा सपना है और मेरा सपना बांझ नहीं होता है, मेरा सपना संकल्प होता है। और मेरा संकल्प मेरे पसीने के एक शरीर का कण कण मैं उसके लिए खपा देता हूं। और मेरा सपना है 2022 तक देश के हर बेघर को, हर गरीब को उसका पक्का घर मिलेगा। ये मेरा सपना है। गरीब बहन बेटियों की गरिमा और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए शौचालय बने, ये सोचा जाता है। अरे गरीब से गरीब तक मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन कैसे पहुंचे, गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए हम लगे रहते हैं, पसीना बहाते हैं। साथियों, आपके इस चौकीदार की सरकार में आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत देश में चल रही है। हर वर्ष गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। सिर्फ 7-8 महीने में ही इस योजना की वजह से 21 लाख गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मिला है। साथियों, गरीबों के लिए समर्पित राजनीति में और सत्ता हथियाने के लिए की गई झूठी प्रतिज्ञा में, झूठी नीति में, झूठी रीति में और झूठी नीयत में
फर्क होता है। झूठ की राजनीति करने वाले ये लोग बिहार में एक और अफवाह फैलाने में लगे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग के गरीब के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था ही खत्म कर दी जाएगी। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, ऐसे झूठे लोगों से बचिए। ये झूठी रिकॉर्ड 20 साल से चला रहे हैं, 20 साल से, और पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। बाप भी चला रहा था, बेटा भी चला रहा है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, उनको जो आरक्षण का जो प्रावधान हमारे आदरणीय बाबा साहब आंबेडकर करके गए हैं, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं बिहार के लोगों से ये कहूंगा, ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर भी सतर्क रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यही लोग, यही कुनबा कुछ दलितों के हक में से मार लेगा, कुछ आदिवासियों के हक में से मार लेगा, कुछ पिछड़ों के हक में से मार लेगा, और बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसमें से थोड़ा थोड़ा चुरा करके अपनी वोट बैंक के लिए किसी दूसरे को देने की फिराक में लगते हैं, और इसलिए ऐसे लोगों से चेतिए। और ये लोग पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार, एनडीए का हमारा हर साथी गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से हमारे प्रयास आज सबके सामने है। अभी बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक छोटे सीमांत किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। जिसको अभी नहीं मिली है, उनको बहुत ही जल्द पहली और दूसरी किस्त भी मिल जाएगी। अब हमने इस योजना को विस्तार देने का फैसला किया है। 23 मई को, मालूम है ना 23 मई को क्या है? मालूम है? 23 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, रिजल्ट आएगा। और 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, तब फिर एक बार जब मोदी सरकार बनाएंगे, तब बिहार के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए जो 5 एकड़ भूमि का नियम है, वो नियम हटा दिया जाएगा और सभी किसानों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना से जुड़ा जो 5 एकड़ वाला नियम था, वो भी हम हटाने वाले हैं। साथियों, देश का ये पूर्वी हिस्सा नए भारत के विकास की अगुवाई करे, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। रेल हो, सड़क हो, बिजली हो, गैस की पाइपलाइन हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की सुविधाओं को हम नीचे तक पहुंचाने में लगे हुए हैं।
बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन हो, नेपाल के साथ व्यापार के लिए बना लैंड पोर्ट हो, बाटनाहा विराटनगर रेल प्रोजेक्ट हो, अररिया सुपौल गलगलिया रेल लाइन हो, इंडो नेपाल बॉर्डर रोड हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स यहां या तो पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने वाले हैं। विकास और विश्वास की यही नीति पूर्वी भारत को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगी। साथियों, और जब मैं पूर्वी भारत कहता हूं तब उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे क्षेत्र का विकास ये मेरा सपना है। साथियों, हमें मिलकर एकजुट होकर विकास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है। मिलकर देश की चौकीदारी करनी है। आपका हर वोट, आप जब कमल के निशान पर वोट दबाओगे, जब आप तीर पर वोट दबाओगे, जब आप हमारे रामविलास जी की पार्टी पर वोट दबाओगे, तब आप लिख करके रखिए, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जमा होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं एक संकल्प लेना चाहता हूं, आप लेंगे मेरे साथ? अहां सब हमारा संग एकता संकल्प लिए आ एकता नारा लगाओ। हम जे कहब ओकर बाद अहां सब कहियो, घर घर में अच्छी चौकीदार, घर घर में अच्छी चौकीदार। आप बोलिए मेरे साथ, घर घर में अच्छी चौकीदार, घर घर में अच्छी चौकीदार। उधर से भी आवाज आनी चाहिए, घर घर में अच्छी चौकीदार। अब मैं नारा बुलवाता हूं, आपने बोलना है, घर घर में अच्छी चौकीदार। भ्रष्टाचारी सब होशियार, भगोड़ा सब पर कानून के मार, बंद भेल काला कारोबार,